कभी हम कौम नहीं, एक मिसाल थे। हमारी पहचान वो तालीम, हुनर, मोहब्बत इनसे थी। लेकिन आज हमें लोग सिर्फ गरीबी और पिछड़ेपन की नजर से क्यों देखते हैं? क्या हमारी तकदीर सच में बदल नहीं सकती? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, बहुत तीखे सवाल हैं, जो हमें सीधे उस स्रोत से मिले हैं जिसकी आज हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, आज हम भारत में मुस्लिम समुदाय के सफर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारे स्रोत में दर्शाया गया है, ये स्रोत यूं समझिए एक आईना दिखाता है। आईना? कैसे? जिसमें एक तरफ तो वो शानदार ऐतिहासिक अतीत की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ आज के दौर की जो जटिल सच्चाइयां हैं वो है। और फिर मजे की बात यह है कि स्रोत ही पूछता है, क्या वो गुजरा हुआ दौर, वो पहचान, क्या वो फिर से हासिल हो सकती है? तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद साफ है। हम स्रोत के पन्नों में उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विरोधाभास क्यों है। सही बात है। एक तरफ वो गौरवशाली विरासत और दूसरी तरफ आज की चुनौतियां जी। और साथ ही स्रोत आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ते सुझाता है, उन पर भी बारीकी से नजर डालेंगे। मतलब ये सिर्फ जानकारी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के विश्लेषण की आत्मा तक पहुंचना है। हाँ, सही कहा। स्रोत का विश्लेषण परत दर परत खोलना होगा। क्या हुआ, क्यों हुआ और स्रोत के नजरिए से अब क्या मुमकिन है। बिल्कुल। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो स्रोत हमें एक ऐसे हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाता है जो दुनिया भर के लिए कशिश रखता था। वो याद दिलाता है कि दिल्ली की गलियां, वहां सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि जिंदगी धड़कती थी। आगरा सिर्फ पत्थर के महल नहीं थे, कला थी, वास्तुकला थी जी, बेजोड़ नमूने। हाँ, और लखनऊ की तहजीब, वो अदब, वो सलीका जिसकी मिसालें दी जाती थी। जी। तो स्रोत के अनुसार इन सब में मुस्लिम समुदाय की मेहनत, उनका हुनर मतलब कारीगरी और इल्म यानी ज्ञान, इसकी गहरी छाप थी। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं कहता, वो बाकायदा उदाहरण देता है। अच्छा, जैसे वो बताता है कि कैसे उस दौर के मदरसे वो सिर्फ मजहबी तालीम तक सीमित नहीं थे। हाँ, वहाँ हिसाब, फलसफा और यहाँ तक कि तिब चिकित्सा विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। आमतौर पर शायद ये छवि नहीं होती। बिल्कुल। और फिर वो कारीगरी की बात करता है। बीदरी का काम, चिकनकारी, कितनी बारीक कारीगरी थी। हाँ, कमाल की। तो वो कहता है कि ये न सिर्फ रोजगार देती थी, बल्कि हिंदुस्तानी हुनर का परचम दुनिया में लहराती थी। तो ये सिर्फ चीजें बनाना नहीं था, बिल्कुल पहचान थी। स्रोत ताजमहल का जिक्र भी एक अलग अंदाज में करता है। अच्छा, कैसे? वो कहता है कि ये इमारत सिर्फ शाहजहां की मोहब्बत की निशानी नहीं है, बल्कि उस दौर के इंजीनियरों, कारीगरों, मजदूरों, उनके हुनर और उनके जज्बे का सबूत है। सही। ये दिखाता है कि जब इरादा बुलंद हो तो क्या कुछ मुमकिन है। तो ये सिर्फ शासकों की कहानी नहीं है? नहीं। स्रोत कहता है ये आम कारीगरों, हुनरमंदों के योगदान की भी कहानी है। और सिर्फ इमारतें या तालीम ही नहीं, स्रोत सामाजिक ताने बाने की भी बात करता है ना? जी बिल्कुल। वो सूफी संतों की दरगाहों का हवाला देता है। हाँ, जहाँ से सिर्फ रूहानियत नहीं, बल्कि इंसानियत, भाईचारे का पैगाम फैलता था। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये वो जगहें थीं जहाँ समाज के हर तबके के लोग सुकून पाते थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस सुनहरे अतीत का जिक्र महज याद दिलाने के लिए नहीं करता। तो फिर वो इसे एक मानक, एक प्रेरणा के तौर पर पेश करता है। स्रोत का एक वाक्य है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? जब इस कौम ने अपने हुनर और इल्म पर ध्यान दिया तो दुनिया ने न सिर्फ देखा बल्कि सीखा भी। वाह, सीखा भी। ये तो उस दौर के वैश्विक प्रभाव की तरफ इशारा है। बिल्कुल। स्रोत का तर्क ये है कि ये क्षमता, ये पोटेंशियल हमेशा से मौजूद रही है और जब इसका सही इस्तेमाल हुआ तो नतीजे शानदार रहे। यानी स्रोत ये कह रहा है कि ये कोई खोई हुई क्षमता नहीं, बल्कि शायद ढकी हुई क्षमता है। हाँ, एक तरह से। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर अतीत इतना रोशन था तो हालात बदले कैसे? स्रोत इस पर क्या कहता है? यहाँ बात यकीनन और भी पेचीदा हो जाती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत यहाँ एक अहम मोड़ की निशानदेही करता है, 1857 का संग्राम। अच्छा, 1857। स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक इस घटना के बाद माहौल में एक बड़ी तब्दीली आई। अंग्रेजों की नजर में शक बढ़ा और समुदाय पर एक तरह का दबाव महसूस होने लगा। लेकिन स्रोत सिर्फ बाहरी दबावों की बात नहीं करता, तो वो अंदरूनी बदलावों और शायद कुछ रणनीतिक गलतियों का भी जिक्र करता है। अंदरूनी बदलाव? ये क्या थे? क्या स्रोत इन्हें विस्तार से बताता है? स्रोत इशारा करता है कि 1857 के बाद के माहौल में समुदाय के एक बड़े हिस्से ने नई तालीम,
मतलब जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली थी, हाँ। उससे दूरी बना ली। अच्छा। क्यों? शायद शुरुआत में शक की वजह से, या अपनी तहजीब को बचाने की फिक्र में। वजह हो सकती हैं, पर स्रोत का तर्क है कि ये दूरी बहुत महंगी साबित हुई। महंगी कैसे? क्योंकि बदलते वक्त के साथ जो नए इल्म, नए हुनर जरूरी हो रहे थे, उनसे वाबस्तगी, वो जुड़ाव कम होता गया। तो ये सिर्फ अंग्रेजी सीखने ना सीखने का मसला नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। बिल्कुल, स्रोत इसे इसी तरह देखता है। उसका विश्लेषण ये है कि ये सिर्फ भाषा या सिलेबस का सवाल नहीं था, बल्कि बदलते वक्त की नब्ज पहचानने और उसके मुताबिक खुद को ढालने का सवाल था। ठीक है। इसके साथ ही स्रोत एक और अहम नुक्ता, मतलब पॉइंट उठाता है, कारोबार और सियासत से बढ़ता हुआ किनारा। कारोबार और सियासत से किनारा, इसका क्या मतलब हुआ? सियासत यानी शासन प्रशासन, नीति निर्धारण की प्रक्रियाएं। अच्छा, और इसके नतीजे क्या निकले स्रोत के अनुसार? स्रोत बताता है कि जहां पहले समुदाय के लोग व्यापार और प्रशासन में अहम भूमिका निभाते थे, जी, वहीं धीरे धीरे ये पकड़ कमजोर होती गई। नए उभरते आर्थिक क्षेत्रों में शायद उतनी दिलचस्पी नहीं ली गई या मौके नहीं मिले। और सियासत, मतलब सार्वजनिक जीवन और नीति निर्माण में भागीदारी घटने से समुदाय की आवाज कमजोर हुई। उनके सरोकार मुख्य धारा की नीतियों में उतने प्रभावी ढंग से शामिल नहीं हो पाए। अच्छा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो स्रोत के अनुसार तालीम और सार्वजनिक जीवन से ही अलगाव ही धीरे धीरे समुदाय के समग्र असर और खुशहाली में कमी का कारण बना। जब आप वक्त की रफ्तार के साथ नहीं चलते, तो पीछे छूटना लाजमी है। हाँ, ये तो है। स्रोत का विश्लेषण यही है कि ये गिरावट बाहरी दबावों और अंदरूनी फैसलों का मिलाजुला नतीजा थी। ये वाकई एक गंभीर विश्लेषण है। मतलब स्रोत बाहरी साजिशों पर उंगली उठाने के बजाय हालात और अंदरूनी रिएक्शन दोनों पर गौर कर रहा है। बिल्कुल। तो ये था अतीत और गिरावट का दौर। जी। अब स्रोत हमें आज की हकीकत पर लाता है। आज की तस्वीर क्या है स्रोत के मुताबिक? देखिए, स्रोत आज की स्थिति को एक विरोधाभास के तौर पर पेश करता है। विरोधाभास कैसे? वो बताता है कि आबादी के लिहाज से भारत में मुस्लिम समुदाय एक बड़ी संख्या रखता है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन जब हम सामाजिक आर्थिक संकेतों पर नजर डालते हैं, मतलब तालीम, रोजगार, सेहत, आमदनी, जी, इन पैमानों पर, तो स्रोत के मुताबिक तस्वीर उतनी अच्छी नहीं दिखती। स्रोत कुछ आंकड़ों का हवाला देता है, हालांकि हमें यहाँ सटीक नंबरों में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। पर वो बताते हैं कि तालीम के ऊंचे स्तरों पर, संगठित क्षेत्र की नौकरियों में, बड़े कारोबारों में समुदाय की नुमाइंदगी उसकी आबादी के अनुपात से कम है। यानी एक तरफ बड़ी आबादी, दूसरी तरफ विकास के पैमानों पर पीछे। जी। स्रोत इसकी क्या वजह बताता है? स्रोत किसी एक वजह पर उंगली नहीं रखता, वो कई पहलुओं की तरफ इशारा करता है। जैसे गरीबी, बेरोजगारी, इनको बड़ी चुनौतियों के तौर पर रेखांकित करता है। स्रोत ये भी बताता है कि कई इलाकों में बुनियादी सहूलियतों तक पहुंच, जैसे अच्छी तालीम, सेहत की सेवाएं, ये भी एक मसला है। अच्छा। यहाँ तक कि स्रोत एक काफी मार्मिक टिप्पणी करता है कि कभी हुनर की पहचान वाले हाथ आज मजदूरी तक सिमटते दिख रहे हैं। ओहो, ये सुनना वाकई चिंताजनक है। ये उस खाई को दिखाता है जिसका जिक्र हो रहा है। अगर इतनी बड़ी आबादी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ना कर पाए, तो ये सिर्फ उस समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और देखिए, स्रोत का मकसद यहाँ किसी को दोषी ठहराना नहीं है। हाँ, ये बात साफ होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले भी कहा, स्रोत एक स्थिति का मूल्यांकन पेश कर रहा है। जैसा वो उसे देखता है, वो तथ्यों और अवलोकनों को सामने रखता है कि आबादी के आकार और सामाजिक आर्थिक भागीदारी के बीच एक चिंताजनक फासला मौजूद है। स्रोत के विश्लेषण को हमें इसी नजरिए से देखना चाहिए, एक चुनौती की पहचान, न कि किसी पर इल्जाम। सही है। स्रोत की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। वो बस हकीकत बयान कर रहा है जैसा वो उसे समझता है। ठीक है, तो ये है आज की जमीनी हकीकत स्रोत के मुताबिक। लेकिन क्या स्रोत यहीं रुक जाता है या कोई उम्मीद की किरण भी दिखाता है? तो इस सब का क्या मतलब है? क्या सब कुछ निराशाजनक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का सबसे अहम हिस्सा शायद यहीं से शुरू होता है। अच्छा। जी, वो नाउमीदी पर बात खत्म नहीं करता, बल्कि हौसले और उम्मीद की तरफ मुड़ता है। चलिए, अच्छी बात है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि तारीख गवाह है, ये समुदाय गिरा है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होने की ताकत भी दिखाई है। स्रोत का मानना है कि मायूस होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि रास्ता मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। और वो रास्ता क्या है? स्रोत क्या नुस्खा बताता है इस सूरत हाल से निकलने का? स्रोत बहुत साफ तौर पर 3 चीजों पर जोर देता है, जिन्हें वो तरक्की के 3 स्तून यानी 3 स्तंभ कहता है। 3 स्तंभ कौन से? तालीम, मेहनत और एकता। तालीम, मेहनत, एकता।
ये तो जानी पहचानी बातें लगती हैं। हाँ लगती हैं, लेकिन स्रोत का मानना है कि यही वो बुनियाद है जिस पर एक बेहतर मुस्तकबिल मतलब भविष्य तामीर किया जा सकता है। अच्छा, और स्रोत इन्हें सिर्फ नारे की तरह नहीं बल्कि अमल के रास्ते मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स के तौर पर पेश करता है। अमल के रास्ते? अच्छा, स्रोत इसे और कैसे खुलता है? सिर्फ ये कह देना कि तालीम हासिल करो, मेहनत करो, एक रहो, शायद काफी ना हो। नहीं, काफी नहीं है, इसीलिए स्रोत यहाँ ज्यादा व्यावहारिक हो जाता है। कैसे? वो कहता है कि तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि हुनर और काबिलियत पैदा करना है। वो जोर देता है कि हर माँ बाप का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। सही बात। स्रोत एक उदाहरण देता है, अगर हर घर से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक निकले तो कौम की तस्वीर खुद ब खुद बदल जाएगी। ये एक मजबूत इरादे की बात है, बिल्कुल। और मेहनत के बारे में स्रोत क्या कहता है? मेहनत के बारे में स्रोत कहता है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने या किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। हाँ, वो तो है। हर नौजवान को ये अहद मतलब संकल्प करना होगा कि वो अपनी काबिलियत के दम पर अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाएगा। छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करना होगा। स्रोत शायद ये भी इशारा करता है कि सरकारी नौकरियों या बाहरी मदद पर निर्भरता कम करके खुद के हुनर और कारोबार पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आत्मनिर्भरता की तरफ इशारा है। हाँ, कह सकते हैं। और एकता? हाँ, एकता पर स्रोत का क्या नजरिया है? आजकल ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन स्रोत इसे किस संदर्भ में देखता है? स्रोत एकता को सिर्फ सियासी नारेबाजी से आगे ले जाता है। अच्छा। वो कहता है कि एकता का मतलब है एक दूसरे का सहारा बनना, मुश्किल वक्त में हाथ थामना, अमीर गरीब की मदद करे, पढ़ा लिखा अनपढ़ को रास्ता दिखाए। स्रोत समुदाय के अंदर छोटे छोटे सहायता समूह बनाने, एक दूसरे के कारोबार को बढ़ावा देने और तालीम के लिए मिलकर फंड बनाने जैसे अमली सुझाव, प्रैक्टिकल सजेशंस देता है। ये तो वाकई ठोस बात है। बिल्कुल। स्रोत का मानना है कि ये अंदरूनी जुड़ाव ही असली ताकत देगा। हाँ, स्रोत के इस हिस्से में एक गहरा आत्मविश्वास झलकता है। वो ये नहीं कह रहा कि समुदाय को कुछ ऐसा बनना है जो वो पहले कभी नहीं था, बल्कि वो कह रहा है कि जो सलाहियतें, जो हुनर, जो जज्बा अतीत में कामयाबी की वजह बना था, वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। अच्छा। उसे बस दोबारा जिंदा करने की, संगठित करने की जरूरत है। और इसके लिए साधन वही है, इल्म की रोशनी, मेहनत की ताकत और इत्तेहाद यानी एकता की दीवार। तो जड़ों से ताकत खींचने का आह्वान है ये। बिल्कुल। स्रोत का दृष्टिकोण यही है कि इन बुनियादी उसूलों पर लौटकर ही वो बेहतर भविष्य दोबारा हासिल किया जा सकता है जिसका सपना देखा जा रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्रोत का निचोड़ ये है कि मुस्लिम समुदाय पिछड़ावा नहीं है, बल्कि शायद कुछ वक्त के लिए रुकावा है या अपनी रफ्तार खो बैठा है। एक ठहराव सा। हाँ, लेकिन रुक जाना मंजिल का अंत नहीं होता। जरूरत है फिर से उठ खड़े होने की, और इस बार शायद पहले से ज्यादा तेज दौड़ने की। सही। स्रोत बहुत पुरुम्मीद होकर कहता है, यकीन मानिए, अगर हमने ठान लिया तो आने वाला कल हमारे गुजरे हुए कल से भी ज्यादा रोशन हो सकता है। क्या बात है। ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। ये उम्मीद स्रोत के पूरे विश्लेषण में एक धागे की तरह मौजूद है। और इसी उम्मीद भरे माहौल में स्रोत हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अच्छा, कौन सा सवाल? ये सवाल स्रोत में सीधे तौर पर निष्कर्ष की तरह नहीं लिखा गया है, पर उसके विश्लेषण से उभरता है। बताइए। देखिए, स्रोत ने आगे बढ़ने के लिए अंदरूनी कोशिशों, तालीम, मेहनत, एकता पर बहुत जोर दिया है। हाँ, दिया है। लेकिन हमने ये भी देखा कि स्रोत बाहरी हालात जैसे 1857 के बाद का माहौल या सामाजिक पूर्वाग्रहों के असर को भी नजरअंदाज नहीं करता। सही। तो यहाँ एक गहरा सवाल पैदा होता है, किसी भी समुदाय की तकदीर तय करने में उसके अपने अंदरूनी संकल्प, उसकी अपनी कोशिशों का कितना हाथ होता है, और बाहरी सामाजिक, सियासी या आर्थिक परिस्थितियों का कितना? इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? अंदरूनी कोशिशें बनाम बाहरी हालात। हाँ। क्या अंदरूनी मजबूती बाहरी मुश्किलों को कम कर सकती है, या बाहरी हालात अंदरूनी कोशिशों की हद तय कर देते हैं? ये तो वाकई एक पेचीदा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसपे शायद हमें स्रोत पढ़ने के बाद भी सोचते रहना होगा। ये वाकई एक सोचने लायक नुक्ता है। अंदरूनी इरादे और बाहरी हकीकत के बीच का ये रिश्ता समझना शायद हर समुदाय के लिए जरूरी है। बिल्कुल। इस गहरी और परत दर परत बातचीत के लिए शुक्रिया।